नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली है, जिसके अंतर्गत सीडीपी विषय पर हम अपना अध्ययन कर रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तर देख रहे हैं ताकि हमें ये अनुभव हो सके, ज्ञात हो सके कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और कौन से वो मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आइए, हमारी इसके पहले 8 कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमने 240 प्रश्नों को देखा है। आज 9वीं कक्षा में हमें 241 से लेकर के 270 तक के प्रश्नों का अध्ययन करना है। उम्मीद है आपने हमारी पिछली कक्षाओं का लाभ लिया होगा और उससे आपको फायदा भी पहुंचा होगा, अच्छे से आपने अभ्यास किया होगा। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज हमारी 9वीं कक्षा। सबसे पहला 241 नंबर का प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता निम्न में से कौन सी है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो विद्यार्थी को सख्त अनुशासन वाला भी नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी के प्रति अपने विषय का गहन ज्ञान होना बिल्कुल ठीक बात है, अध्यापक को होना चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थता की बात हो रही है। अत्यधिक संवेदनशील भी नहीं होना चाहिए, तो क्या कहा कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। यदि आप संवेदनात्मक रूप से कम है या ज्यादा है तो यह ठीक नहीं माना जाता है और यह मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता मुख्य है? तो ऑप्शन ए कि वह अध्यापक संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। चलिए 242 नंबर का प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था के व्यवहार का, ऑप्शन बी, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, ऑप्शन सी, बालकों की विकास अवस्थाओं का, या ऑप्शन डी, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। बोलिए, तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि गर्भकालीन अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। चलिए 243 नंबर का प्रश्न, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? किसका? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, आजीविका कमाना, ऑप्शन बी, सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास। बोलिए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तो ये भी हो सकता है कि बौद्धिक विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, ये भी उद्देश्य है, आजीविका कमाना। लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास होना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास होना, सर्वांगीण विकास बच्चे का होना, ये शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है ना? तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास। चलिए 244 नंबर का प्रश्न, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? देखिए, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में ही त्वरित विकास का सिद्धांत समाहित है। तो त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए, हॉल, ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी, किंग, या ऑप्शन डी, क्रो एवं क्रो। बोलिए, तो कौन है त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक? हॉल, थॉर्नडाइक, किंग, या फिर क्रो एवं क्रो? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि जो हॉल हैं
वही त्वरित विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 245 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहां से दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया निम्न में से कैसी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकली प्रश्न है। बोलिए, यदि आप में से कोई शिक्षक है या शिक्षक बनना चाह रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो सकता है, तो यदि आप एक शिक्षक हैं और आपसे विद्यार्थी ने कोई प्रश्न पूछा और प्रश्न का उत्तर यदि आप पे नहीं बनता है, आप पर नहीं आता है, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप बच्चे को क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें से ऑप्शन ए, शिक्षक के द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बटा देना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थी को चुप करा देना तो कोई विकल्प नहीं है, बच्चे का ध्यान बटा देना भी कोई विकल्प नहीं होता है। यह कोई अच्छे शिक्षक की निशानी नहीं है। और शिक्षक को ये कहना कि मैं नहीं जानता हूं, ये एक समय के लिए थोड़ा ठीक लगता है कि बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी समस्या का समाधान, उसके प्रश्न का समाधान कौन देगा? तो ये विकल्प भी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को ये कहना चाहिए कि अभी माने शिक्षक के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर बाद में समझ करके देना चाहिए। चलिए 246 नंबर का प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण और अधिगम किसके तत्व हैं? क्या शिक्षण और अधिगम ये किसके तत्व हैं? तो ऑप्शन ए, शिक्षक के। ऑप्शन बी, शिष्य व शिक्षण की क्रिया के। ऑप्शन सी, अधिगम की क्रिया के, या फिर डी, उपरोक्त सभी। बोलिए, शिक्षण और अधिगम किसके तत्व हैं? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षक के भी, शिष्य व शिक्षण की क्रिया के भी, अधिगम की क्रिया के भी। तो आपका ऑप्शन डी जो उपरोक्त सभी है वह एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 247, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो कैसे सिखाएंगे? बोलिए, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखाना चाहते हैं? ऑप्शन ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। या ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। जिस बच्चे को अभी अंग्रेजी आती नहीं, आप उससे अंग्रेजी में बात करें सिर्फ, तो वो ठीक नहीं। अंग्रेजी में बोलने के लिए किसी को विवश करना, बाध्य करना, तो ये भी तो जबरदस्ती का काम हो गया। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं। आप बच्चे को मातृभाषा से बोलने में रोकेंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक बच्चा अन्य भाषा को अपनी मातृभाषा के बल पर बहुत ही आसानी से सीख सकता है, या उसे बहुत कम कठिनाइयों का सामना कर सकता है दूसरी भाषा को सीखने में। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही होगा कि हम उस बच्चे को, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। माने किसी भी भाषा को सिखाने के लिए मातृभाषा की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखा सकते हैं आप? तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि बच्चे को कोई भाषा सीखनी है या अध्ययन करना है, तो इससे उसके पिता, माता पिता का अनपढ़ या पढ़ा लिखा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यदि वह सीखना चाहता है तो। चलिए 248 नंबर का प्रश्न, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा है? बोलिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अभिप्रेरणा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए,
आवश्यकता, ऑप्शन बी आकांक्षा स्तर एवं रुचि, ऑप्शन सी संवेगात्मक स्थिति, या फिर डी उपर्युक्त सभी। बोलिए, तो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आवश्यकता, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? आवश्यकता भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है, आकांक्षा स्तर एवं रुचि भी प्रभावित करती है, अभिप्रेरणा को संवेगात्मक स्थिति भी प्रभावित करती है। इसलिए आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 249 नंबर का प्रश्न, शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी शिक्षा संहिता का, या डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बोलिए, शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना चाहिए? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। चलिए 250 नंबर का प्रश्न, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग होता है? बोलिए, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्रश्नावली विधि, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी व्यक्ति इतिहास विधि, या फिर डी समाजमिति विधि। बोलिए, तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में किस विधि का प्रयोग होता है? तो समाजमिति विधि का प्रयोग एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयोग होता है। चलिए 251 नंबर का प्रश्न पूछते हैं। आपके सामने ये रहा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? बोलिए, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, बी भावनात्मक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर डी भावनात्मक बुद्धि। तो गार्डनर ने जो 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित किए उसमें भावनात्मक बुद्धि, ठीक है ना, वह नहीं है। चलिए यहां पर 2 बार आ गया ये विकल्प, ठीक है ना, तो भावनात्मक बुद्धि इनमें नहीं है। 252 नंबर का प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए CH जेड ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, सी स्पीयरमैन ने, या फिर डी थॉर्नडाइक ने। बोलिए, तो अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए 253 नंबर का प्रश्न, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होती हैं? बोलिए, सहयोगात्मक रणनीति की कौन सी श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होती हैं? तो ऑप्शन ए स्वीकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांति, या फिर डी अनुकूलन। बोलिए, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रतिरोध, कि सहयोगात्मक रणनीति की प्रतिरोध वाली श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होती हैं। चलिए 254 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए आवश्यकता से प्रोत्साहन प्राप्त होता है, ऑप्शन बी प्रोत्साहन की आवश्यकता मजबूत होती है, ऑप्शन बी सी आवश्यकता से प्रणोद की उत्पत्ति होती है, या फिर प्रणोद आवश्यकता की जननी है। बोलिए, तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी प्रणोद आवश्यकता की जननी है। कौन सा कथन सही है? कि प्रणोद आवश्यकता की जननी है। चलिए अगला प्रश्न 255 नंबर का, विद्यालय क्षेत्र में
रचनात्मक निर्धारण को जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है? बोलिए, रचनात्मक निर्धारण को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? तो ऑप्शन ए वार्तालाप कौशल, बी बहुविकल्पीय प्रश्न, सी परियोजना कार्य, या फिर डी मौखिक प्रश्न। तो बोलिए, तो रचनात्मक निर्धारण को जानने के लिए विद्यालय क्षेत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न का उपागम नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए 256 नंबर का प्रश्न, पुनर्वलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का एक भाग है? कौन? पुनर्वलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का एक भाग है? ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी अनुदेशन, सी अधिगम, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा कि पुनर्वलन अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। किसका भाग है पुनर्वलन? तो अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग पुनर्वलन। चलिए 257 नंबर का प्रश्न, नैदानिक परीक्षा का निम्न में से मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? नैदानिक परीक्षा का निम्न में से मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, ऑप्शन बी उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, सी अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, या डी छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। बोलिए, कौन सा है जो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा कि अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना यही नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न 258 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जिम्मेदार है? बोलिए, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए इनमें से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए माता पिता की मनोवृत्ति, बी बुद्धि, सी नस्ल, या फिर डी स्थान। बोलिए, क्या जिम्मेदार है? माता पिता की मनोबुद्धि, वृत्ति, बुद्धि, नस्ल, या फिर स्थान। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि बुद्धि। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए माता पिता की मनोवृत्ति, नस्ल या स्थान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धि ही व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जिम्मेदार है। 259 नंबर का प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से निम्न में से कहां परिभाषित किया जा सकता है? किसको? संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी गृह में, या डी ऑडिटोरियम में। तो संज्ञानात्मक विकास जो बच्चे का है वो किस तरीके का हुआ है, यह विद्यालय एवं कक्षा में ही सबसे अच्छे ढंग से पता लगाया जा सकता है। चलिए 260 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक के द्वारा नियंत्रित होता है? कौन? मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक के द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, ऑप्शन सी केवल पर्यावरण कारक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए, तो मानसिक वृद्धि एवं विकास किस कारक के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन बी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक के द्वारा मानसिक वृद्धि एवं विकास नियंत्रित होता है। चलिए 261 नंबर का प्रश्न, किस अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? बोलिए, वह कौन सी अवस्था है जिसमें सामान्यतः बालकों का आकर्षण समान लिंग वाले के प्रति ही होता है? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, या ऑप्शन डी किशोरावस्था। बोलिए, तो बच्चों का आकर्षण समान लिंग वालों के प्रति ऑप्शन सी शैशवावस्था में ही होता है। तो समलिंगी के प्रति आकर्षण बच्चों में कौन सी अवस्था में होता है?
तो शैशवावस्था में समलिंगी के प्रति आकर्षण बच्चों में पाया जाता है। 262 नंबर का प्रश्न, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? बोलिए। ऑप्शन ए हाथ मुंह संबंधन, ऑप्शन बी आंख हाथ संबंधन, सी प्रतिवर्ती क्रिया, या फिर डी बोलना शुरू करना। बोलिए 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास बच्चों में होता है पियाजे के अनुसार? बोलिए। तो ऑप्शन बी आंख हाथ संबंधन 4 से 8 माह में बच्चों में हो जाता है। चलिए 263 नंबर का प्रश्न, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? किससे समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का एक समान स्वागत करना, पढ़ाने का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, सी कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, या डी पढ़ाने के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो पढ़ाने के लिए विशेष तरीका या विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, ये तो क्या होता है, इसमें तो केवल विशेष आवश्यकता वाले बालक ही समझ सकते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है कि सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में सभी बच्चे, चाहे वो सामान्य जाति के हों, सामान्य कोटि के हों, या सामान्य आवश्यकता वाले हों, या फिर विशेष आवश्यकता, विशेष कोटि या विशेष जाति के बालक हों। तो ऑप्शन ए नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का, चाहे वे किसी भी श्रेणी के, चाहे वे किसी भी आवश्यकता वाले बालक हों, उनका एक समान स्वागत करना, यही समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। चलिए 264 नंबर का प्रश्न, बाल अध्ययन के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? किसके? बाल अध्ययन के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेनले हॉल, ऑप्शन बी प्रियर, ऑप्शन सी सियून, या ऑप्शन डी वॉटसन। बोलिए। तो बाल अध्ययन के पिता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसे कहा जाता है? तो स्टेनले हॉल को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। चलिए 265 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, बी शारीरिक दंड, सी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, माने जितने भी हैं सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन हो, चाहे शारीरिक दंड हो या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन हो, ये सारे के सारे पुनर्वलन के ही प्रकार हैं, इसलिए डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 266 नंबर का प्रश्न है, नवजात के स्वास्थ्य को जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल निम्न में से कौन सी है? किसके? नवजात के स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल। ऑप्शन ए टीएटी, ऑप्शन बी एपीजीएआर स्केल, ऑप्शन सी डब्ल्यूआईएसी स्केल, या ऑप्शन डी टीटीसीसी स्केल। बोलिए। तो नवजात के स्वास्थ्य को जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो मापन स्केल है वह WISC स्केल है। कौन सी? WISC स्केल का प्रयोग नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को जांचने के लिए किया जाता है। चलिए 267 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ऑप्शन बी यह विद्यार्थियों में तनाव कम करता है, ऑप्शन सी इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी इससे टीचर्स पर बोझ बढ़ जाता है। तो भैया सतत व व्यापक मूल्यांकन से टीचर्स पर कोई भी बोझ नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा कि इससे टीचर्स के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। 268 नंबर का प्रश्न, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को निम्न में से
किस अनुक्रम से जाना जाता है? क्या? किससे? शरीर के शीर्ष भाग माने ऊपर से प्रारंभ होकर के नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि, ठीक है ना, सिर से पैर की ओर, और इसको किस अनुक्रम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सिर पदाभिमुख अनुक्रम, ऑप्शन बी केंद्र अपसारी अनुक्रम, सी उच्चतम अनुक्रम, या फिर डी न्यूनतम अनुक्रम। तो ऑप्शन ए सिर पदाभिमुख अनुक्रम। कौन सा है? सिर पदाभिमुख अनुक्रम। चलिए 269 नंबर का प्रश्न, कल्पनात्मक विकास के निर्धारक तत्व क्या है? किसका? कल्पनात्मक विकास के निर्धारक तत्व क्या है? ऑप्शन ए भाषा, वी कहानियां, सी अभिनय या कार्य भूमिका, या फिर डी उपर्युक्त सभी। बोलिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो कल्पना विकास के निर्धारक तत्व भाषा भी है, कहानियां भी हैं, और अभिनय या कार्य भूमिका भी है। चलिए आखिरी प्रश्न आज की कक्षा का 270 नंबर, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना अनुत्क्रमणीयता होती है? तो ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, बी प्राक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, या फिर डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्राक संक्रियात्मक। इस प्रकार से अभी हमने 241 से लेकर के 270 नंबर तक के इन 30 प्रश्नों को अपनी सीडीपी पर आधारित प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में अपनी 9वीं कक्षा में देखा। कल हम आपके सामने 10वीं कक्षा लेकर के उपस्थित होंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।